देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी। तो आपने पढ़ा, उसके 6 पार्ट थे: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉर्टो, रिंग चेन। तो 6 पार्ट पढ़े आपने। अब आप पढ़ने जा रहे हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके 3 पार्ट हैं: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। देखिए, ये तब प्रोड्यूस होती है, ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन उनका स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो इट इज शोन बाय दोज कंपाउंड विच हैव सेम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सेम होगा, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, स्ट्रक्चर अलग अलग होता था। यहां स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन जो इंटरनल अरेंजमेंट है, जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो अलग अलग होगा। जैसे कोई आपसे ये कहे कि ये सामने 2 आदमी खड़े हैं, ये पतला है और ये थोड़ा तगड़ा, तो आप दूर से देख लोगे नेकेड आई से, वो स्ट्रक्चर है। वो कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो पहले पढ़ी है। इसमें क्या है, आदमी ऊपर से तो एक जैसा लगेगा लेकिन उसके अंदर की जो चीजें होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे कोई आपसे कहे कि ये 2 आदमी खड़े हैं एक जैसे, तो आपसे कोई पूछे इनमें से बढ़िया कौन सा और बेकार कौन है, तो वो उसकी क्वालिटी है ना, इंटरनल अरेंजमेंट है, वो दिखाई नहीं देगा बाहर से। वही कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बाहर से देखने में एक जैसी लगेगी लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा, जिसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ये अलग अलग होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। ये 3 टाइप की होती है: ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। तो हम पहली स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहली बात है, ये कौन शो करता है? ये शो करता है एल्कीन और उसके डेरिवेटिव। तो लिख लो, it is shown by alkene and their derivative. मतलब डबल बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसमें खासियत क्या होनी चाहिए, देखिए, जैसे ये C डबल बॉन्ड C लिखा है, तो इस पर जुड़ने वाले दोनों ग्रुप कभी भी सेम ना हो जाए। किसी भी एक पर अगर मान लो सेम हो गया, इस कार्बन पे दोनों सेम या इस पर सेम, एक पे सेम भी हो गए, मान लो इस पे सेम नहीं, इस पे सेम, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होती है जब इस पर जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग, मतलब एक कार्बन पर जुड़ने वाले दोनों अलग होने चाहिए, अलग, है ना। तो सेम साइड पे अगर सेम ग्रुप आ जाए, इसको सिस फॉर्म कहते हैं। और अगर डायगोनल पोजीशन पे सेम आ जाए, मान लो इंटरचेंज कर दिए, तो अगर डायगोनल पोजीशन पे सेम आ गया किसी भी एक तरफ, तो इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है उसकी 2 पार्ट होते हैं, सिस एंड ट्रांस। इफ सिमिलर ग्रुप अटैच ऑन द सेम साइड, सिस फॉर्म। सिमिलर ग्रुप अटैच ऑन द डायगोनल पोजीशन, ट्रांसफॉर्म। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है ना। जैसे आपने टॉर्टोमेरिज्म में पढ़ा था, उसके भी 2 पार्ट थे टॉर्टोमेरिज्म के, कीटो एंड इनोल। इसलिए टॉर्टोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म कहते थे। इसके 2 पार्ट हैं, सिस एंड ट्रांस, इसलिए इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। लिख लीजिएगा इसे। लिख लीजिए, चलिए। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, तो देखिए। पहला पेपर में आया कि ब्यूट 1
ये है ब्यूट टूइन। आप बताइए कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे? तो क्या करना है, पहले कार्बन कार्बन बना लो डबल बॉन्ड। इसके संग देखो 2 H है, तो आगे देखना ही बेकार है। एक कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप आ जाएं तो साफ मना कर दो, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। इसमें देखो, इस H को आप ऐसे टांग लो, तो बताइए C डबल बॉन्ड C है, यस। और कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या है, अलग। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप क्या है, अलग। तो यही तो कंडीशन है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो देखिए इस पे अलग है, इस पे अलग, इसमें होगी तो ब्यूट टूइन में होगी। और बताओ सेम साइड में सेम ग्रुप आ रहा है, तो ये इसकी सिस फॉर्म। ट्रांस में क्या करेंगे आप, इंटरचेंज कर दो, H को यूं कर दो। तो अपोजिट साइड में अगर सिमिलर ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो ये कहलाती है ट्रांस फॉर्म। तो जो ब्यूट टूइन है ये ज्योमेट्रिकल शो करे, और ब्यूट 1इन जो है ना, ब्यूट 1इन या ब्यूटीन 1 कुछ भी बोल लो आप, ये शो नहीं करेगी क्योंकि कार्बन पे सिमिलर ग्रुप आ रहा है। ठीक है, और देखिए ये है मैलेइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सिस फॉर्म होती है और इसी की जो ट्रांस फॉर्म है उसको बोलते हैं फुमेरिक एसिड। ये ट्रांस फॉर्म होती है। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। कैसे देखिए, अगर सेम साइड में सेम ग्रुप आ जाए किसी भी एक तरफ, तो इसको बोलते हैं क्या, मैलेइक एसिड। सिस फॉर्म हो गई, सिमिलर साइड पे सेम ग्रुप। अब इसी को एक को इंटरचेंज कर दो आप, तो मान लीजिए आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको घुमा दिए, तो बताओ डायगोनल पोजीशन पे सेम आ गए, इधर या इधर, तो क्या कहलाएगा, ट्रांस। इसका नाम है फुमेरिक एसिड। ये था मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड एंड फुमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। लिख, चलिए अब देखिए आपको और एग्जाम्पल इसके बता दिए। कभी कभी आपके संग ऐसा भी होगा, ध्यान रखिए, कि मान लीजिए इस पर चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, ABCD, तो अब इसका नाम सिस और ट्रांस नहीं रहता है ना। अब इसको हम एक नया नाम देने जा रहे हैं। देखो, अगर इस कार्बन पे दोनों अलग हैं, इस पे भी दोनों, मतलब चारों डिफरेंट है, तो इसका नया नाम हो जाता है, लिख लो E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। ये पुकारा जाता, अब सिस ट्रांस नाम नहीं रहेगा, E एंड Z। E जो है ये एंटीगन, इस नाम से इसका नाम E पड़ा है। इसका मतलब होता है अपोजिट। और Z का फुल फॉर्म होता है जुसामेन। ये ग्रीक के वर्ड हैं, इसको Z कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर। तो E का मतलब अपोजिट साइड में सेम आ जाए, Z का मतलब सेम साइड, मतलब एक तरीके से ये सिस है, ये ट्रांस है, ऐसे समझ लो आप। पर इसको चेक कैसे करती हैं, एटॉमिक नंबर से। देखो इस C पे ये दोनों लगी, तो इसका एटॉमिक नंबर चेक कर लो इन दोनों। मान लो B का C से ज्यादा है एटॉमिक नंबर, और A और D में A का ज्यादा है D से। तो इफ एटॉमिक नंबर ये हो जाए, तो देखो B और C में B का ज्यादा है,
और ए और डी में एक आ जा रहा है, तो ज्यादा ज्यादा वाले एक साइड में आ गए, तो इसको बोलते हैं जेड कॉन्फ़िगरेशन। और अब इसमें देखो बी और सी में बी का ज्यादा है और ए और डी में ए का ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा वाले डायगोनल में आ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और ई का मतलब मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, एंटीगन, मतलब अपोजिट साइड में सेम आ जाए। ये सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ज्यादा ज्यादा एक साइड में आ गए अपोजिट साइड में। तो ई और जेड में बहुत सारे केस हैं, तो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करने वाला हूं, पहले इसे लिख लो आप। देखिए, तो ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां लिख लो रूल नंबर 1, लिखो द ग्रुप, मतलब ग्रुप देखना है पहले, whose first एटम का क्या हो जाए, हैव हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर हो जाए तो क्या करेंगे, उसको सीनियर मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते रहो, ये आपके पास लिखा हुआ, ये आई है, ये बी आर है, ये सी एल है, ये एफ है, चारों डिफरेंट है। तो इस कार्बन पे ये दो अटैच है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है आई का, बी आर से। इस वाले कार्बन पे ये दोनों अटैच हैं, तो बताओ Cl और F में किसका ज्यादा है, Cl। तो इन दोनों में I ज्यादा है, इन दोनों में Cl ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा वाले एक साइड में आ रहे हैं, तो इसको Z कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और अगर उल्टा कर दो किसी भी एक को, मान लो Cl यहां कर दो, अब बताओ इन दोनों में ये ज्यादा, इन दोनों में ये ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा वाले डायगोनल में, तो इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट, मतलब ई कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये देखना है जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको सीनियर मान लीजिए, तो इनमें दोनों में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको सीनियर मान लीजिए। इस पर ये दोनों अटैच हैं, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको सीनियर मान लीजिए। तो सीनियर सीनियर एक साइड में आ गए, जेड कॉन्फ़िगरेशन टुगेदर, एक साथ लिख। लिख लिए, चलिए अब दूसरे की बात करें। रूल नंबर 2, अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए ये लिखा हुआ तो कैसे चेक करेंगे, तो आप क्या करा करो, ये जो तुम्हारे पास है ग्रुप, इसे खोल दिया, CH3 को ऐसे लिख दो CH3, OH को ऐसे लिख दो O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे ही सिमिलरली ऐसे इसको भी खोल दो CH2 CH3। अब आप बताइए इस C से डायरेक्टली ये C अटैच है, इस वाले से O अटैच है, डायरेक्टली देखो कौन अटैच है, तो O का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या C का, O का, तो O का एटॉमिक नंबर C से ज्यादा है। इधर आ जाओ, इस C पे देखो, ये डायरेक्टली C से अटैच है, ये भी C से अटैच है। अगर पहला वाला सेम आ जाए तो सेकंड चेक करो, तो बताओ ये C तो सेम है, इसका अगला क्या है H, और इसका अगला क्या है C, तो बताओ C और H में किसका ज्यादा है, C का। तो समझ में आ गया, पहले डायरेक्टली देख लो सेम है, तो नेक्स्ट चेक कर लो दोनों का। अब तुम्हें मालूम है O और C में O ज्यादा है,
सी और एच में सी ज्यादा है, तो ज्यादा ज्यादा वाले एक साइड में आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जेड कॉन्फिगरेशन। आ गया समझ में? ऐसे देखते हैं इसको। लिख लो। रूल नंबर 3 में क्या होता है, यहां लिख देता हूं, जो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का ले लिया, ट्राइटियम, फिर ड्यूटीरियम, फिर प्रोटियम। मतलब आपको मालूम ही है ट्राइटियम का, है ना, एटॉमिक वेट के हिसाब से ले लो भाई, आइसोटोप हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, इनको एटॉमिक वेट से ले लो, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसे प्रेफरेंस दिया जाए। लिख लो। जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल, मान लो यहां टी लिख दिया, यहां डी लिख दिया, यहां पी लिख दिया, और यहां पर कुछ लिख दिया, ये लो। तो बताओ इस कार्बन से ये दो अटैच हैं, तो किसको प्रेफरेंस देते हैं, ट्राइटियम को या ड्यूटीरियम को, ट्राइटियम। इस कार्बन पे ये दो अटैच हैं, ये प्रोटियम है और ये डायरेक्टली ओ से अटैच है, तो ओ का एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, तो इसको प्रेफरेंस देंगे। तो प्रेफरेंस मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो ज्यादा वाले डायगोनल में आ रहे हैं, तो इसका नाम हो गया ई कॉन्फिगरेशन। अपोजिट साइड में आ जाए, अपोजिट, तो समझ लो ई कॉन्फिगरेशन। और इसी में ओ एच उधर कर दूं, पी नीचे कर दूं, तो ये जेड बन जाए। तो ई बनेगा तो जेड जरूर बनेगा, दोनों आइसोमर है। लिख लो। रूल नंबर 4 की तरफ चलें। अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो क्या करेंगे आप, तो आप ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 4 बना, है ना, यहां पर कोई सिंगल बॉन्ड वाली चीज ले ली, यहां डबल वाली ले ली, मान लो ऐसे, यहां भी 2 कार्बन ले लो, यहां ट्रिपल वाली ले ली, यहां एच ले ली। तो आप बताओ इस कार्बन से ये 2 अटैच है, ये सिंगल है, ये डबल है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल को, डबल। ये ट्रिपल है, ये तो केवल एच ही है, तो इसको प्रेफरेंस देंगे भाई, ये डायरेक्टली सी से जुड़ा हुआ, ये एच से जुड़ा। तो ज्यादा वाले जो सीनियर हैं वो डायगोनल पे हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, ई कॉन्फिगरेशन। तो ये ध्यान रख लो, तीनों आ जाए तो ट्रिपल को प्रेफरेंस देना है, आइसोटोप्स आ जाए तो ऐसे प्रेफरेंस देना है। लिख लो। लिख ली, चलिए। अब रूल नंबर 5 देख लीजिए। रूल नंबर 5 ये है कि इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इट्स कंसीडर टू जीरो एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 0 माना जाता है। जैसे ये देखो, मान लीजिए मैंने ये बना दिया, यहां CH3 है, यहां H है, यहां OH है, यहां कुछ नहीं है, लोन पेयर है, ऐसे बना लोन पेयर है। तो इसमें तो चीज O से जुड़ी है, एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर को 0 एटॉमिक नंबर मानते हैं, मतलब कुछ नहीं। तो बताओ इन दोनों में किसका ज्यादा है, इसका, सी सीनियर है। इन दोनों में ये सी से जुड़ा है और एच से जुड़ा है, ये ज्यादा है। और ज्यादा वाले अपोजिट साइड में, तो नाम हो जाएगा ई कॉन्फिगरेशन। मतलब लोन पेयर अगर कभी दिखाई दे जाए तो उसको 0 मानना है एटॉमिक। लिख लो, फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं जो आप और हम मिलकर सॉल्व करेंगे। लिख लो।
अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन के, इनको हम देखेंगे, इससे एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमें। जैसे ये है, वो पूछ रहा है ये ई है जेड है, तो बताइए इस कार्बन से ये अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल है, तो इसको सीनियर मानेंगे। इस वाले सी से ये अटैच है, डबल है, ये सिंगल है, तो डबल को कुछ सीनियर मानेंगे। और दोनों सीनियर एक साइड में आ गए, इसको जेड कॉन्फ़िगरेशन के याद है। इसमें देखिए ये Cl से अटैच है, ये डायरेक्टली O से अटैच है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ये सीनियर है। इसमें देखो ये CH2 से अटैच है, ये भी CH2 से सेम है, तो नेक्स्ट देखो ये O से अटैच है, ये Cl से, तो Cl का ज्यादा, तो ये सीनियर हो गया O से ज्यादा। अब ज्यादा ज्यादा वाले एक साइड में है, तो Z कॉन्फ़िगरेशन हो। इसमें देखिए ये ट्रिपल से जुड़ा है, ये डबल से, तो इस कार्बन से दो चीज जुड़ी है, ट्रिपल और डबल में किसको सीनियर मानते हैं? ट्रिपल। इसमें ये C से जुड़ा है, इसमें ये F से जुड़ा है, भाई डायरेक्टली ये C तो जुड़ा है, इसको ऐसे लिख लो बॉन्ड खोल के, ये डायरेक्टली C से, ये F से, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम नहीं कितना होता है, 6, और इसका होता है 9, तो इसका ज्यादा, ये सीनियर। तो इन दोनों में ये सीनियर और इन दोनों में ये सीनियर, सीनियर सीनियर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आ जाओ C डबल बॉन्ड C, पहली चीज तो देखा करो C डबल बॉन्ड C ज्योमेट्रिकल के। देखो ये रिंग है, ये भी रिंग है, लेकिन इस रिंग के अंदर डबल है, इसमें सब सिंगल है, तो डबल को सीनियर मानो। इसमें डबल और ट्रिपल है, तो ट्रिपल को मानते हैं, बताया था सीनियर, तो सीनियर सीनियर वाले अपोजिट में ई कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान चीज है, कोई कलाकारी नहीं है इसमें, ये अच्छा है। C डबल बॉन्ड C, देखो इसमें बेंजीन रिंग है, मतलब डबल बॉन्ड है, इसमें सब सिंगल, तो डबल को प्रेफरेंस देंगे। इसमें आ जाओ, देखो इसमें यहां पर ये डायरेक्टली C से जुड़ा है, C से, लेकिन अगर नंबरिंग करें तो ये 3 पे आ रहा है और ये 2 पे आ रहा है, तो आपको मालूम नहीं है 2 पे O आ रहा है, इसमें 3 पे O आ रहा है, तो इसका मतलब 2 वाले को प्रेफरेंस देंगे। अब ज्यादा ज्यादा वाले एक साइड में है, तो इसको Z कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इनको ढंग से लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर यहां तक? तो ये E और Z के अच्छे एग्जाम्पल। अब आपको बताएं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, वो आप देखोगे, यहां लिख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में कैसे होती है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्साइन में कैसे देखी जाती है, ये 2 पॉइंट हमें और समझनी है। फिर हम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में कैसे देखे जाते हैं। तो देखो, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें भी कोई तरीका है देखने का, है ना। अगर सिमिलर ग्रुप एक साइड पे आ गए, तो ये कहलाता है क्या? Z कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इसी को इंटरचेंज कर दूं, मान लो ऐसे, एक को इंटरचेंज कर दो आप, तो बताओ ये वाले सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। तो जो साइक्लिक कंपाउंड होती हैं उन्हें ऐसे चेक किया जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें आपको पहले समझना होगा ऑक्साइन क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास CH3CHO लिखा है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन पे करवा दो, हाइड्रोक्सिल अमाइन, एल्डिहाइड में पढ़ा जाता है ये रिएक्शन, वाटर निकल जाएगा, तो जो बनता है उसको ऑक्साइन कहते हैं। ये ऑक्साइन, चाहता तो मैं सीधे समझा देता आपको ऑक्साइन लिख के, लेकिन फिर उससे मजेदारी नहीं आती। तो एसीटल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल अमाइन पे रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है ऑक्साइन। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल कैसे होती है देखिए, C डबल बॉन्ड N, अब C डबल बॉन्ड C नहीं है,
इस पर लगा H, इस पे OH, इंटरचेंज कर दो, इस पे OH इस साइड में कर दो। तो अगर H और OH एक साइड में आ जाएं तो अब इसका नाम E और Z नहीं है, इसको सिन फॉर्म कहते हैं। और अगर H और OH अपोजिट साइड में आ जाएं तो इसको एंटी फॉर्म कहते हैं। तो अब इसका नाम E और Z नहीं, सिन एंड एंटी होता है। अगर H और OH एक साइड में आ जाएं, सिन अपोजिट में आ जाएं तो ये एंटी फॉर्म कहलाती है। तो सीख लिया आपने इन दोनों में, ऑक्साइन में और साइक्लिक कंपाउंड में कैसे देखते हैं। लिख अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं थ्योरी वाली, लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला ये है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिस फॉर्म का ज्यादा होता है ट्रांस फॉर्म से। आप कहेंगे कैसे होता है, तो देख लीजिए, ऐसे बना, ये CH3 है, ये CH3, हम पहले सिस ले लेते हैं, CH3, ये H है, ये H, सिस फॉर्म हो गई, ज्यादा वाले एक साइड में। अब आप ये बताइए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप इन दोनों में जिसको पॉजिटिव नेगेटिव मानना चाहो मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हो गया डायरेक्शन। इसमें C से CH, C और H में जो आपकी इच्छा चाहे मान लीजिए, है ना, मान लीजिए C से H की तरफ। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं? क्या ये C से CH3 इधर C से H है, क्या ये अपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल है? नहीं। ऐसे इसमें ये क्या इक्वल है? नहीं। तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपने इसकी ट्रांसफॉर्म ले ली होती, सोचिए, ये ट्रांसफॉर्म ले ली होती, तो C से CH3 की तरफ, C से CH3, C से CH3, बताओ इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो गया। ऐसे ही आपने C से H की तरफ एरो को माना है, C से H की तरफ, ये कैंसिल कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो अगर कभी भी पेपर में कहे चार ऑप्शन देके कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो 99.9% केसेस में डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म का होगा, सिस का नहीं होगा। तो सिस का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होता है किससे? ट्रांस। एक केस को छोड़ के, है ना, वो केस कौन सा है बता देता हूं। देखिए, वो केस ये है कि मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए यहां Cl ग्रुप आ जाए, मतलब ये तो प्लस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये माइनस आई खींच रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाए और इसका डायरेक्शन ये मान लीजिए, ये अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो आप देखोगे जब ये ऐसे होगा, ऐसे ट्रांसफॉर्म, ये तो सिस है, ज्यादा वाले एक साइड में, अब आपने ये ले लिया, अब ये ज्यादा वाले अपोजिट में ट्रांसफॉर्म, तो ये बताओ CH3 प्लस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और Cl माइनस आई खींच रहा है, तो बताओ ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए नहीं आ गए? तो ट्रांसफॉर्म है लेकिन ये एक डायरेक्शन में आ गए, ऐड हो गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस केस में ट्रांस का ज्यादा हो जाता है सिस। तो ये स्पेशल केस, नहीं तो हमेशा आपको सिस ज्यादा मिलेगा ट्रांस। हो रहा है क्लियर? चलो, तो अब इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा, तो देखो, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, उसमें पोलरिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पोलर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपको मालूम है सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो आपसे कोई पूछे पोलर कौन है ज्यादा, तो आप कहेंगे सिस फॉर्म ज्यादा पोलर है।
बीपी किसका ज्यादा है? सिस फॉर्म का ज्यादा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो बीपी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? इन वाटर, सिस फॉर्म की ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मेल्टिंग पॉइंट। और स्टेबल ज्यादा होती है ट्रांसफॉर्म। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म का, यहां गड़बड़ मत करेंगे ना पेपर में। तो स्टेबल ट्रांस क्यों ज्यादा होता है? लिख लो, ड्यू टू क्लोज्ड या सिमेट्रिकल पैक्ड स्ट्रक्चर। इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होगी, ये रीजन। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा है और बीपी सिस फॉर्म का ज्यादा होता है। तो ये दो पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इन पे क्वेश्चन अक्सर कर बनते हैं पेपर। लेकिन देखिए बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं केस वन। केस वन में ये है कि अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए आपको दिखाई दे अनसिमेट्रिकल, मतलब उसके दोनों साइड सेम नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन ये ले लिया, ऐसे करके एक क्वेश्चन बना दिया। बताइए अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो क्या इसके दोनों आपको जो एंड्स हैं सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो लिख लो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला होता है 2 to the power n। ये इसका फार्मूला। अब n क्या है इसमें? ये है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, तो बस इसी पे मेहनत करनी है। तो पहले तो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा सारे, फिर उसके बाद चेक करना बताऊंगा कि स्टीरियो सेंटर कैसे देखते हैं। तो पहले तो आप इसे लिखिए। केस सेकंड ये है कि अगर मॉलिक्यूल मान लीजिए सिमेट्रिकल, तो इसके दो केस हैं। इसमें जो n है, n मीन्स नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, वो इवन है या ऑड है ना। अगर इवन है जैसे 2, 4, 6 इस टाइप से, या फिर ऑड, ये तो सब जानते ही हैं। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फार्मूला होता है ये फार्मूला। और अगर ऑड हो जाए तो केवल एक चेंज होता है बस, ये जो n+1 है इसकी जगह n+1 आ जाता है, ये फार्मूला। तो बस हमको ये 3 फार्मूले याद रखने, बस n ध्यान रखना, n क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो इसी के ऊपर हमें मेहनत करनी, लिख लो फिर हम मेहनत करेंगे।
बस ये 3 फार्मूले आपको याद रखने। अगर सिमेट्रिक हो तो ये इवन, ऑड हो तो ये, और अगर अनसिमेट्रिकल हो, दोनों स्टाइल आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो फार्मूला ये। अब हेडिंग डाल दीजिए, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह देते हैं इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। देखिए, तो जैसे मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ, लिख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन एक साथ लिखिए। चलो 3-3 करके लेंगे। पहले हमने ये 3 ले लिए। अब आपको बताना है इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर, बस सेंटर बताने हैं कितने हैं स्टीरियो सेंटर। ये कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया था भाई, देखो ज्योमेट्रिकल में C डबल बॉन्ड C होना जरूरी है। इस पर चेक कर लो, ये ग्रुप कभी भी एक साथ एक जैसे नहीं, किसी पे भी अगर मान लो इस पर सेम आ गए, इस पे चाहे अलग हो, एक पे भी सेम आ गए, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं कहलाएगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर वो कहलाता है कि C डबल बॉन्ड C हो और इन पर जुड़ने वाले जो ग्रुप हैं ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग। तो चेक करो, C डबल बॉन्ड C है, यस, इसको H को ऐसे, इस H को ऐसे बताइए, ये स्टीरियो सेंटर है, ये डबल बॉन्ड स्टीरियो सेंटर है। तो देखो इस कार्बन पे ये दोनों अलग हैं, इस कार्बन पे भी ये अलग है, और ये पूरा इस बॉन्ड के संग जुड़ा हुआ है, ये भी अलग। इस C के संग एक H है, एक CS, तो ये दोनों अलग। इस C के संग भी एक H है और एक ये पूरा अलग है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। अब इस C डबल बॉन्ड C पे आ गया, इसे देखो, इस वाले कार्बन पे एक H है और एक बॉन्ड के संग ये पूरा जुड़ा हुआ है, इसके संग भी एक H है, एक CS3, अलग अलग, इसके संग भी अलग अलग। तो आप कहोगे इसमें स्टीरियो सेंटर 2। अब आपको चेक करो, देखो ये CH2 है, तो इसे तो देखना ही बेकार है, ऐसे करना। इस C डबल बॉन्ड C को चेक करो, इस पर कार्बन पे 2 सेम है, इसे देखना बेकार है, एक कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए। इस वाले को देखो, इस कार्बन पे दोनों अलग हैं, इस वाले कार्बन पर भी एक H है और एक ये पूरा अलग है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। फिर आ जाइए, इसको देखिए, अब इस पर बताइए, ये कार्बन है, इस H को जितने H हुआ करें सब में ऐसे टांग दिया, कभी धोखा नहीं खाओगे, ऐसे। बताओ ये C डबल बॉन्ड C क्या स्टीरियो सेंटर है? इस पर दोनों अलग है, इस पर भी ये अलग है, ये पूरा अलग, इस बॉन्ड पे सब देखा करो पूरा, तो एक हो गया। इसको देखो, ये अलग, ये अलग, इस पे भी ये H अलग, ये अलग। इसको देखो, C डबल बॉन्ड C पे इस कार्बन पे H है, एक C2H5, अलग है दोनों, इस पर भी एक H है और एक ये पूरा। तो आंसर हो गया इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर।
लिख लिया। चलिए कई एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। अभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं उस फार्मूलों में जो एन लगता है स्टीरियो सेंटर, वो कैसे निकालते हैं। देखिए चौथा, मान लो आपके पास ये कोई पूछे इसमें C डबल बॉन्ड C है, क्या ये स्टीरियो सेंटर है? इस कार्बन पे तो दोनों अलग हैं, इस कार्बन पे चेक करना है ना। आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन के संग दो बॉन्ड हैं तो दो H। तो इस कार्बन के संग क्यों, चलो आप एक पोजीशन के बाद कौन है, CH। इस भी देखो तो एक पोजीशन के बाद कौन है, CH। तो इसका मतलब दोनों ग्रुप सेम, और कार्बन पे दोनों सेम हो जाएं तो क्या स्टीरियो होता है, नहीं होता। तो इसमें स्टीरियो सेंटर एक भी नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे तो दोनों अलग थे लेकिन इस कार्बन पे ये दोनों सेम। ऐसे लगा, इसको ऐसे लगा। डबल बॉन्ड ले, एमी जानती हो मिथाइल की शॉर्ट फॉर्म है। अगर कहीं भी एमी लिखा हो तो समझ लेना मिथाइल है, ईटी लिखा हो तो समझ लेना इथाइल, पीएच लिखा हो तो समझ लेना फिनाइल। ये याद रखना शॉर्ट फॉर्म है, इसे देख के घबरा मत जाना, समझ लेना CH3 लगा हुआ। अब आप इसमें स्टीरियो सेंटर ढूंढ लो, कितनी मालूम पड़ जाएगा। बताइए कि हर कोने में क्या होता है। इस कार्बन देखो C डबल बॉन्ड C, इस पे चेक किया जाता है C डबल बॉन्ड C, इस वाले पे एक Cl एक H है तो ये तो सही है। अब इस पर भी चेक करो क्या अलग अलग है, तो इसकी एक पोजीशन के बाद यहाँ क्या है, और इस इधर चलूं तो एक पोजीशन के बाद कार्बन पे क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल। इधर चीज अलग है उधर अलग है, इसका मतलब सही है। इस पे भी दोनों अलग हैं, इस कार्बन पे भी एक पोजीशन के बाद अलग है, इस पे अलग है। इधर क्या था, दोनों सेम। लिख लो। तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब चेक करना सीख गए। अब आपको बताता हूं कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाले जाए। फार्मूले तो पहले ही बता दिए। तो देखिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं पहला। मेरे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आपको स्टीरियो सेंटर मालूम करने खुद मैंने फंडा सिखाई दिया है आपको। मान लो चलो ये लिखा CL लिखा, तो क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस। कैसे? इसको टांग चेक करो। इस कार्बन पे दोनों अलग हैं, इस कार्बन पे दोनों अलग है, ये अलग और ये मसाला अलग। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर तो ये हो गया। अब इसको चेक कर, बताओ इस पे चेक करो, इस पे दोनों अलग है, इस पे भी एक H है और इस बॉन्ड पे ये पूरा है, एक ही हो। तो इसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जिसको आप N कहते हैं। अब बताइए इसके, अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो क्या दोनों आपको साइड सेम दिखाई दे रही हैं? नहीं। तो
मैंने बताया था अगर अनसिमेट्रिकल हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फार्मूला ये होता है, बस इसमें एन स्टीरियो सेंटर 2 रखो, आंसर 4। अगर सिमेट्री नहीं हो तो एक ही फार्मूला होता है बस, और सिमेट्री हो तो फिर 2 होते हैं इवनली ऑड। अभी बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ये, अब बताओ इसके दोनों एंड से मतलब सिमेट्री, इसे बीच में से काट तो आपको जो इधर दिखाई दे रहा है ना, जो इधर दिखाई दे रहा है वो इधर दिखाई दे रहा है, तो ये सिमेट्री है। और इसमें आप चेक करो कितने स्टीरियो सेंटर, जहां डबल बॉन्ड होता है उसी को चेक करो। एच को टांग दो, चेक करते रहो बैठे बैठे, एक आदमी लगा दो काम, 100 रुपये में वो चेक करता रहे, है ना। इस पे चेक करो, इस सी पे दोनों अलग, इस सी पे दोनों अलग, तो ये हो गया। ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे ये, ऐसे ये सी। तो इसमें स्टीरियो सेंटर जो है वो कितने, 4, मतलब इवन और सिमेट्रिकल। बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या फार्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बस इसे लगा। एन क्या होता है, स्टीरियो सेंटर, तो यहाँ 4 हो, आंसर आ गया जो भी आ गया। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 10 आंसर है। चलिए अब 2-3 और क्वेश्चन बताता हूँ, जब तक तुम्हारी मास्टरी ना हो जाए तब तक देखिए। तो आप सीख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, 3 फार्मूले लगाना सीखिए। मान लीजिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, जो भी 6th 7th जो भी हो, ये कोशिश करें। चलिए 3 ले लिए एग्जाम करिए। तो आपको मालूम है ये क्या करते हैं, इसका मतलब होता है हर इसके जंक्शन पे कार्बन लगा हुआ होता है, ये तो मालूम है सब। अब इसके संग एक बॉन्ड है, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड है, 3 कम पड़ रहे हैं, यहाँ 3 बॉन्ड है, जितने कम पड़ जाए एच लगा। यहाँ भी 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3, यहाँ 1 बॉन्ड है, तो 3 है। अब आप देखो पहला स्टेप होता है इसमें स्टीरियो सेंटर ढूंढो। जहां भी C डबल बॉन्ड C है, चेक करो इस कार्बन पे ये है और ये पूरा अलग है, इस पे ये एक H है और एक, मतलब इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, एक ये, दोनों चीज अलग होनी चाहिए, इस पे भी अलग, एक हो गया है स्टीरियो सेंटर। इसको चेक करो C डबल बॉन्ड, इस पर भी एक H है, एक अलग है, इस पर भी एक H है, एक अलग है, भाई इधर Cl है, इधर आई है, तो अलग तो हो गई, ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया, ऐसे ही से चलता है। तो इसमें 3 स्टीरियो सेंटर हो गए।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं तो क्या सिमेट्री है? नहीं भाई, इधर से 3 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, इधर से 3 नंबर पे आयोडो आ रहा है, इसका बीच में से काटने पे अलग अलग आएगा, तो अनसिमेट्री है। तो बताइए क्या फार्मूला बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 3 रखो। तो आंसर हो गया इसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसको चेक कर लो। कार्बन 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 कार्बन। पहले सजावट कर लो, सजावट है ना, सलमान भट्ट का छोटा भाई है, इसका नाम है सजावट कर लो। अब इसमें स्टीरियो सेंटर ढूंढो, क्या ये है? इस पे अलग अलग है, यस, इस पर एच अलग, ये अलग, इस पे बी आर अलग, ये अलग, ये हो गया ये। दूसरा इसको चेक करो, सी डबल बॉन्ड सी, इस पर भी एक एच है, एक ये एच है, ये है, और तीसरा ये भी हो जाएगा। लिख लो, लिख लिया, 1 2 3, 1 2 3। एक काम करो, यहाँ भी क्लोरो ही करो, ये तो वैसे ही केस बन जाएगा। तो यहाँ भी क्लोरो कर लो, यहाँ भी देखो, नंबरिंग करो, 1 2 3, 3 पे क्लोरो, 1 2 3, 3 पे क्लोरो। इसका मतलब सिमेट्रिकल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिमेट्रिकल है। और बताइए एन कितने आ रहे हैं? 3, 3 मतलब है ऑड, 1 2 3। तो बताना जरा, ऑड वाले का फार्मूला क्या बताया था आपको, याद आ रहा हो तो बताइए। तो फार्मूला ये, बस एन की जगह 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 6। अब इसमें स्टीरियो कार्बन ढूंढो, देखो सी डबल बॉन्ड सी, लेकिन इस पर ये दोनों एच लगी, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, एक कार्बन पे दोनों चीज सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इसको देख लो, ये भी नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन पे 2 सेम है, ये नहीं होगा। इनको चेक कर लो, ये हो जाएंगे, ये और इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 2। और क्या मैं इसे बीच में से अगर काट दूं तो दोनों तरफ सेम है? यस, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर नंबरिंग करते समय 3, तो दोनों में सिमेट्री, तो सिमेट्री है और एन इवन आ रहा है। फार्मूला बोलना है, बस एन की जगह 2 पुट कर दो, आंसर 6 आएगा। हो गया क्लियर? चलिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने के लिए स्टीरियो सेंटर निकालना ढूंढ लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं। अब इसमें 2 केस चाहूँ तो आपको और बता दूं कॉम्पिटिटिव लेवल के, लेकिन अब वो पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी याद रख लो, है ना। कभी कभी मैं लिख देता हूँ स्पेशल केस, बोर्ड के बच्चे इसे नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए जो पढ़ा रहे थे वहीं तक था, कंपटीशन में देखना, और अब ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं। लेकिन बात याद रखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2 रिंग एक साथ आ जाए इस तरीके से, आपको मालूम हो शायद, अगर 2 रिंग, केवल कंपटीशन लेवल की बात है, 2 रिंग और उनके ये जो टिप है मिल जाए आपस में, जैसे मैं आपसे कहूँ ये लिखा और एक ये लिखा,
ये एक साइक्लिक रिंग है, ये एक ही है। दोनों के टिप अगर मिल जाए, दो साइक्लिक रिंग के टिप मिल जाए, इसको स्पाइरो कंपाउंड टिप। तो अगर आपके पास दो रिंग हैं और उनके ये स्पाइरो कंपाउंड, दो रिंग है, ध्यान रखिए, ऐसे अगर मिल जाए आपके पास में, समझ में आ रहा है आपको? और इधर मान लो कुछ उसमें ऐसा बना, अब आपसे पूछे इसमें कितने स्टीरियो सेंटर, तो दो बात ध्यान रख लो बस। अगर कभी भी दो साइक्लिक रिंग, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पाइरो कंपाउंड, दो साइक्लिक रिंग आपस में मिल जाए, तो इसको स्टीरियो सेंटर नहीं मान, मतलब इवन आ जाए, दो से मतलब नहीं, इवन आ जाए। तो लिख लो, इफ इवन नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, जो कैसी हो, स्पाइरो, मतलब दोनों के टिप मिल रहे हैं, तो उसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होता है वो कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, वो बात की बात है कि एक ही प्लेन में आ जाते हैं 3D के अंदर। आप डायरेक्ट ध्यान रख लो, अगर इवन आ जाए, दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए, तो इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं मानते। अब इसको चेक कर लो, C डबल बॉन्ड C, ऐसे बता रहा हूं। इसको जरा चेक करना, ये वाला है स्टीरियोजेनिक सेंटर, देखो एक H एक CH3 अलग अलग, इस पर भी एक H है और एक ये पूरा है ना, तो इस वाले को आप स्टीरियोजेनिक सेंटर मानेंगे, इसको नहीं। लेकिन अगर ये ऑड होता तो उसको भी एक कंसीडर कर लीजिए। जैसे मान लो ये होता, मान लो मैं यहाँ पर 3 बना दूं, ऐसे ऑड बना दूं, ऑड मतलब ऐसे बना, यही क्वेश्चन मान लो फिर होता, लेकिन यहाँ 1 2 3 रिंग की टिप मिल रही, तो आप समझ लेना अगर ये ऑड है, इसका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मान, और एक ये तो आ ही रहा, तो ये दो होता। तो अगर ये स्पाइरो कंपाउंड हो, स्पाइरो मतलब टिप मिल रहे हैं, और 3 मतलब ऑड नंबर की साइक्लिक रिंग है ना, एक को तो लेते ही, एक तो क्या हो, एक रिंग का थोड़ी टिप मिलेगा, 3 हो 5 हो 7 हो, तो इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 मान। और अगर इवन हो, 2 रिंग हो 4 रिंग हो, तो उसको नहीं कंसीडर। ऐसे ही इसमें एक केस और भी वो भी बता देता हूं कि मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, ये लिखा है ऐसे लिखा, ऐसे, और इधर यही बना, दो लगातार डबल बॉन्ड आ जाएं, आपने पढ़ा है 11th में, इसको एलीन बोलते। अगर दो लगातार मतलब कॉमुलेटिव कहते हैं, कॉमुलेटिव डाइईन, अगर लगातार कभी भी दो डबल बॉन्ड आ जाएं तो वो कहलाती है एलीन, मतलब कॉमुलेटिव डाइईन्स कहते हैं। अगर ये दो लगातार आ जाएं तो इसको भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं मानते, कंसीडर नहीं करते। मतलब कॉम्यूटेटिव डाइईन्स का स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा जी। कारण वो ये एक प्लेन में आ जाते हैं, वो आपको बाद में बता देंगे, अभी केवल ये याद रख लो, अगर ये इवन आ जाए स्पाइरो, या ये आ जाए कॉमुलेटिव लगातार दो डबल बॉन्ड, इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं मानते। और ये आ जाएगा, आप चेक कर जैसे अभी करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और अगर मैं इसे बीच में से कहीं से कट कर दूं तो इधर और इधर अलग है, तो आपको मालूम ही है ये अनसिमेट्रिकल है, और ये आ रहा है ऑड, एक आ रहा है। आप फार्मूला जानते ही ज्योमेट्रिकल का क्या होता है, ये लगा। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हैं, केवल अगर आप स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना सीख गए एन,
तो रेडीमेड फार्मूले लगाइए, आंसर लेते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़िए रोक रोक के, तब आपको ढंग से समझ में आएगा। चलिए।